are stalwarts of this archery arena. They require absolutely no introduction. But for the unaware, for the people who are watching this program for the first time, so I would like to introduce Mrs. Chakravarlu Swaro. तो चक्रवर्ती मैम 2013 साल की अर्जुना पुरस्कृत अवार्डेड है, और मंगल सिंह साथिया भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि 2009 साल में अर्जुना पुरस्कार से थे। वेलकम सर, वेलकम, वेलकम मैम। Thank थैंक यू, you. थैंक यू सो मच फॉर Sabko ज्वाइनिंग। namaste. Sir, namaste. जय नंगा। Jai Hind, sir. Jai Hind, sir. तो मैम सर, स्टार्टिंग आपको कैसा लगा हमारा प्रोग्राम अभी तक जो आप देख रहे थे सर, करिश्मा सर के साथ जो बातचीत हुई, आपको कैसा लगा मैम? आप अगर शुरू करें तो। मुझे आपका आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रहा, मगर आपके शो में आया आके बहुत अच्छा लग रहा है, सभी से मिलके, खास करके हमारा सर परेश सर से और मंगल दोनों से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे आवाज आ रहे हैं आप लोग को? हाँ हाँ मैम, आ रही पूरा आ रहा है। तेरा आवाज पूरा फ्रेश आ रहा है। अच्छा सर। हम लोग तो पूरा और अच्छा। सर आप ठीक है ना सर? हाँ जी, आप ठीक है ना सर? हम हाँ, आप अच्छा है कि नहीं सर? हम बिल्कुल अच्छा है, कोई बात। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। और मंगल कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ, बिल्कुल फिट हूँ। शाबाश, बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको मिल देख के। हाँ, सर को भी देखा बहुत दिन के बाद। सर को बहुत बहुत सच्ची में। नमस्ते, और नमस्ते सर, जय हिंद, और जय सर हिंद। को चरण स्पर्श। मंगल सर, आपको कैसा लग रहा है इस वेबिनार में आके? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, आप लोग जैसे प्रोग्राम शुरू करने वाले थे, तो हम लोगों को एक साथ बहुत से लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, या उनका जो एक्सपीरियंस है वो हमें मिलने के लिए एक अच्छा मौका है। और सर से परेश सर हमारे तो विश्व पितामह जैसे, उन्होंने बचपन से हमें सपोर्ट किया है। जब से मैं आर्चरी में आया हूँ, तो तब से सर को देख रहा था। सर के टाइम में हमारा बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा, हमने बहुत अच्छा मेडल जीता। बस केवल ओलंपिक का मेडल छूट गया था, तो काफी इसके लिए दुख है कि हम लोगों ने सर का उम्मीद पे खरे नहीं उतरे। तो अभी हम कोशिश करेंगे, और आने वाले टाइम पे चाहे हम ट्रेनिंग लाइन पे आएंगे, कोचिंग लाइन पे आएंगे, या खुद भी अगर इसका क्षमता रखते हैं, तो बिल्कुल जी जान लगा के मेहनत करेंगे। तो हमारा एक ही सपना है, और सर का या और पूरे देश का, कि हम लोग ओलंपिक से मेडल लेके आए। और हमारा चक्रबोलू आंगा हमारे बचपन की दोस्त है हम लोग साथ में खेलते थे, तो बहुत अच्छा सपोर्ट उनसे मिला है। कहीं भी हम लोग थे तो पॉजिटिव ही हम लोग ट्रेनिंग करते थे। तो आज उनके साथ भी फेस टू फेस बात हुआ, काफी दिन के बाद सभी के साथ, बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल मंगल, आपसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन के बाद। जैसे हम लोग ओलंपिक से आने के बाद मिलना जुलना बिल्कुल बंद हो गया था, तो हाँ, अभी देख के बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। मंगल सर, आपकी गेटअप बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने सर पे कुछ एक बांधा है, इसके बारे में कुछ बताएंगे कि क्या है ये? ये देखिए, हाँ देखिए हम अभी आज कोई जाति धर्म या इससे बात करेंगे, लेकिन आज जो हमारा विश्व आदिवासी दिवस है, तो एक आदिवासी लुक और एक छवि आने के लिए मैंने ये जो है ये बांधा है। अरे परफेक्ट परफेक्ट सर, हाँ, बहुत तो अच्छा। हम लोग को बहुत सारे ऐसे हमारे बारे में या आदिवासियों के बारे में एक पहले विचार था कि आदिवासी जंगली होते हैं, या जंगल में रहते हैं, जंगल में रहने वाले लोगों को आदिवासी बोलते हैं। ऐसी बात नहीं है। देखो, आदिवासी मतलब जो आदिकाल से हम लोग वास कर रहे हैं, जो एक तरह से बोल लेंगे कि हम जल जंगल जमीन का एक मूल निवासी हैं। तो वो आदिवासी हैं, और वो जो ये हमारे लुक है, ये आदिवासी लुक है। तो एक शाबाश अपना मंगल, शाबाश। सुपर सर, सुपर सुपर। तो ये मैसेज हम सभी आदिवासी भाइयों का तक ये मैसेज जाए कि कोई शर्माए नहीं कि हम आदिवासी हैं। तो शहर के या दुनिया के लोग क्या बोलेंगे, हमें एक गंवार बोलेंगे, या जंगली बोलेंगे, या आदिवासी बोलेंगे, आदि मानव। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको जाति धर्म से, या आपका जो एक ट्रेवल एरिया है, उससे नहीं, आपको अपना काम से, अपना टैलेंट से, और
अपने जो भी गुरुजनों ने, परिवारों ने जो हमें सिखाया है आगे बढ़ने के लिए, एक हमारे विकास के लिए, तो उस काम पे हम लोग खरे उतरे और इसके बाद ये मैसेज हमारे भाइयों तक जाए, हमारे समाज तक जाए कि हम जो भी हैं बस हमारा एक धर्म होना चाहिए, हमें सिर्फ कर्म से पहचाना जाए। हम कर्मण्य अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन जो होता है कि हम कर्म करके और कर्म का फल दिखा करके उसका लालच किए बिना हम अपना कर्म करके फल की चिंता किए बिना जो हमारे समाज के लिए, देश के लिए जो भी विकास करना है हम विकास करेंगे अपने तरफ से। जो भी हमारा क्षेत्र है, चाहे खेल का क्षेत्र हो या पढ़ाई का क्षेत्र हो या फिर और भी कुछ सोशल वर्कर का क्षेत्र हो, इसमें हम आगे आए। लवली सर, लवली। मैं अभी आर्चरी में थोड़ा सा वापस आऊंगा, हम लोग कल्चर बिल्कुल और बिल्कुल के बारे में तो बात करते ही रहेंगे थ्रू प्रोग्राम। लेकिन मैं बिल्कुल। मैम सर आप दोनों से पूछना चाहूंगा। फर्स्ट मैम आप बोलिए कि आपकी आर्चरी की जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? जैसे आप बहुत ही एक छोटे जगह से बिलोंग करती है, तो आपकी आर्चरी की जर्नी की शुरुआत से लेके आप ओलंपिक्स में गए, ये पूरा जर्नी अगर हम आप हमारे ऑडियंस को थोड़ा बता सकें। हाँ, जैसे मेरा जर्नी बताया जाए तो सर ने बता दिया कि मेरा बड़े दीदी भी आर्चर है बोल के बता दिया, तो मेरा शुरुआत मेरा दीदी की वजह से आर्चरी में आया। तो जो शुरुआत में जर्नी में थोड़ा मुश्किल था, जैसे कि अभी हिंदी टूटा फूटा थोड़ा बोल रहे हैं, मगर ना हिंदी आता है, ना इंग्लिश आता है, ना अपना जो कॉमन लैंग्वेज है नागामी कहते हैं उसको, तो उसको भी ठीक से आता नहीं था। तो 2 महीना पूरा मतलब एकेडमी में, टाटा आर्चरी एकेडमी में 2 महीना पूरा बिना बातचीत से मैं अपना जिंदगी शुरुआत किया। तो उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम फेस किया था, मगर मुझे अपने देश के लिए, अपने लिए कुछ बनना है। तो मैं कोशिश करते 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 तो 2 महीने के बाद हिंदी थोड़ा खाना खाया आया, खाया जा रहा है ये से तो पता चल गया था। तो उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा बहुत बोलना सीख गया। फिर किसी से, अपना दोस्त से भी बात करना आ गया। तो सर लोग का जो सर बोलता, हिंदी आता नहीं है, मगर हमारा जो कोच है, धर्मेंद्र सर है, संजीव सर है, तो वो लोग सिखाते हैं, तो वो एक्शन से समझ जाता था आर्चरी के बारे में बोल रहा है, ऐसे टेक्निक, ऐसे हुकिंग करना है, ऐसे ड्रिप करना है, ऐसे स्टैंडिंग होना है। तो वो हिंदी मालूम नहीं होने से भी वो एक्शन में बता देता, वो समझ लेता था। तो फिर धीरे धीरे हम 98 में आर्चरी एकेडमी ज्वाइन किया। तो 99 में इंडिया गेम में आया। तो सबसे पहले परिसर से मिला, वो ग्राउंड में आके हम लोग से मिला, मगर वो कौन है नहीं, उस सर को पहचानता नहीं था शुरू में। तो आके हम लोग को इतना अच्छा से ध्यान रखा, खाना पीना का, नहीं तो अगर रहने का मुश्किल है तो हमारा घर में आके रह जाओ, अब सब लोग हमारा बच्चा है। तो ऐसे करके सर ने हम लोग को इतना, जो इंडिया गेम में जितना 50-60 लोग रहता है, तो हम लोग को उसको घर में, जैसे होली होता है, नहीं तो दिवाली होता है, तो दुर्गा पूजा होता है, तो हम लोग हमेशा सर के घर में जाता था। और जाके खाना पीना पूरा ठीक ठाक खा पी के फिर अपने कैंप में वापस आ जाता था। तो ऐसे करते करते सर से मिला, उसके साथ काम किया, इतना अच्छा से सर के साथ मिलजुल के काम किया। तो जैसे मंगल कह रहा था कि हम लोग जितना टूर्नामेंट खेला उसका मेडल तो मिल गया, मगर सबसे दुख की बात है ओलंपिक्स का मेडल नहीं जीता। तो फ्यूचर में जो हमारा ट्राइबल यंगस्टर लोग है, वो आगे आके जो हम लोग, मेरा सपना, मंगल का सपना, सर का सपना और पूरा देश का सपना, ट्राइबल लोग आके हम लोग का सपना पूरा करेंगे, उम्मीद है, करने की उम्मीद है। और जैसे इधर उधर हो बोल रहा है, मगर मेरा जर्नी तो 4 साल आर्चरी एकेडमी में रहा। तो 4 साल में बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। उसके साथ साथ इंडिया के में भी बहुत, हम लोग दोस्त लोग बहुत सारे लोग थे, तो कोई कोई बीच में छोड़ के भी चला गया, कोई कोई अपना प्रोफेशन अलग पकड़ लिया। जो जैसे हम लोग का ट्राइबल है, मंगल है, हम दोनों है, तो बहुत मेहनत किया। मैं ट्राइबल हूँ बोल के मैं अपने आप को प्राउड फील नहीं कर रहा हूँ, मगर जो ट्राइबल लोग है बहुत ज्यादा मेहनती वाला है। जैसे कि लिम्बा सर, वो उसने बहुत कुछ अपने देश के लिए किया। तो फ्यूचर में हमारा ट्राइबल लोग है, तो ट्राइबल लोग आके हम लोग का फ्यूचर में ब्राइट कर सकता है।
अगर हम एक हाँ बात सर ये हाँ कोई ऑफकोर्स ये ट्राइबल डे ये सब बोलता, मैं नहीं हाँ मानता। हमें सब जय हिंद इंडिया है, हम लोग सब एक है। हाँ सर बिल्कुल सर इसे जी हाँ होने सर को आगे किसी को चांस नहीं था। हाँ इसे सर जी आया तो सब हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सर सर सॉरी से उसके लिए सर, मगर जो मेहनत करेगा उसका आगे फल तो जरूर मिलता है। तो 2098 से 2002 तक आर्चरी एकेडमी में था। उसके बाद फिर करते 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 मैं 2003 में हम लोग वर्ल्ड चैंपियनशिप न्यूयॉर्क सिटी में गया। तो उसमें पहला इंडिया बॉयज एंड गर्ल्स ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया। तो क्वालिफाई करके फिर आया हम लोग इंडिया में। बहुत हम लोग को बहुत रेस्पेक्ट दिया। जितना लोग है जो आर्चरी को जानता हो नहीं जानता वो लोग भी हम लोग को बहुत सपोर्ट किया। तो 2004 ओलंपिक्स जाना था। तो उसमें मेरा शायद मैं मेहनत करने में मेरा कमी क्या होगा, मैं 2004 ओलंपिक्स नहीं जा पाया। उसके बाद फिर 2007 में भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में ओलंपिक्स क्वालिफाई करके आया। वो भी 2008 ओलंपिक्स में नहीं जा पाया। फिर मैं सर ने उस दौरान में सर ने बोला कि अभी बहुत टाइम है, मेहनत करो। ज्यादा बोला नहीं था मगर सिर्फ इतना ही बोला कि मेहनत करो और अभी भी चांस है। तो ये बात हमेशा मेरे दिल में रहता है कि हाँ मुझे और भी मेहनत करना चाहिए। तो मेहनत करते करते गया। 2011 में क्वालिफाई किया फिर से। तो 2012 में ओलंपिक्स में गया। तो जो मेहनत करेगा उसका फल तो जरूर मिलता है। मेरा एम था मैं लंदन ओलंपिक्स पार्टिसिपेट करके मेडल जीत के अपने देश के लिए अपने लिए कुछ करेंगे। मेरा गोल सेटिंग यही था। तो पूरा मैं जितना मेहनत किया मेरा मुझे फल तो मिला। और हाँ चाहे ओलंपिक्स मेडल नहीं ले पाया मगर जितना वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, वर्ल्ड कप हो, एशियन चैंपियनशिप हो, एशिया कप हो, वो सारे मेडल जीत के अपना अपने लिए अपने देश के लिए बहुत मेहनत किया फिर इतना तक पहुंचा। थैंक यू मैम, वंडरफुल वंडरफुल जर्नी। मंगल सर, अगर आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बता सकें। हाँ देखिए, मैं तो बस दिल्ली जाने का एक वो सपना था। जब हमारे स्कूल में ये हमारा सिलेक्शन ट्रायल के लिए बीबीएस नरसिंह राव रांची में थे उस समय डायरेक्टर, तो वो आए थे। तो उस समय क्या हुआ कि मेरे चाचा थे, तो उन्होंने बोला कि अरे तुम हमेशा दोस्तों के साथ तीर धनुष लेकर के कभी कभी गर्मी छुट्टी में जंगल घूमते रहते हो, तो तीरंदाजी का भी प्रैक्टिस कर लो, अभी तीरंदाजी का सिलेक्शन ट्रायल होने वाला है। तो उस समय मैं हॉस्टल में था। तो मैं वो सोचा कि चलो बहुत अच्छा है। फिर उन्होंने बोला कि अगर सिलेक्ट हो गया तो दिल्ली जाओगे, दिल्ली में रहोगे, खेलोगे कूदोगे और गवर्नमेंट की तरफ से पढ़ाई लिखाई वगैरह बहुत सारा फैसिलिटी मिलेगा। तो वो फैसिलिटी तो मैं ध्यान में दिया नहीं, लेकिन वह दिल्ली जाना है दिल्ली जाना है, मैं अच्छा कर पाऊंगा, सिलेक्शन होगा तो दिल्ली जाऊंगा बस। तो फिर बाद में धीरे धीरे पता चला कि लिम्बाराम भैया है, श्यामलाल दुलचांद, इस तरह से बहुत सारे जो हमारे भैया वगैरह थे, उन्होंने बताया कि अरे वो लोग बहुत बड़े बड़े तीरंदाज हैं, उनके सॉरी जैसे सर, आपको बनोगे मैं कट कर अगर रहा तुम हूँ। मेहनत करोगे तो। मैम फिर आपका मैं सोचा ना चलो एक बार सिलेक्शन हो जाए, माइक्रोफोन। फिर इसके बाद मैं एकदम मेहनत करूंगा। तो फिर सिलेक्शन ट्रायल हुआ, मैंने अच्छा किया। और उस समय 6 तीर में से 3 तीर मैंने टारगेट में लगाया, 3 तो मिस हो सर गया। सर सर, तो बस मंगल सर, एक बार, एक मिनट सर, सॉरी सर, आपको कट कर रहा हूँ। मैम एक बार आपका माइक्रोफोन आप स्विच ऑफ कर दीजिए। क्योंकि बोलूँ मैम, एक बार आपका माइक्रोफोन स्विच ऑफ कर दीजिए। माइक्रोफोन जो है लाल वाला बटन है वो उसका स्विच ऑफ कर दीजिए। अच्छा, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, प्लीज गो ऑन, सॉरी सर। हाँ हाँ। तो बस, तो मैंने सोचा कि एक बार सिलेक्शन हो जाए फिर इसके बाद आगे भी करूंगा। तो इस समय में हमारे डायरेक्टर बीबीएस नरसिंह राव आए थे, पीएन दास सर आए थे। तो सिलेक्शन ट्रायल हुआ, मैं सिलेक्ट हो गया। फिर वहाँ से शुरू हो गया। जब वहाँ से शुरू हो गया तो हम रांची पहुँचे, धीरे धीरे देखा बहुत सारे आर्चर्स हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। वहाँ पे लिम्बा भैया का फोटो देखे, महेंद्र सिंह सर का फोटो देखे, बहुत सारे
फिर इसके बाद बताया गया कि इन लोगों ने ऐसे ऐसे मेहनत किया है, ये मेडलिस्ट हैं, ये इस मेडल, ये वर्ल्ड कप है, ये एशियन गेम्स, एशियन चैंपियनशिप, इतना चैंपियनशिप के बारे में वहाँ पे नॉलेज नहीं था। ये विदेश में खेल के आए हैं, ये मेडल जीते हैं, ये मेडल जीते हैं, बस वो दिमाग में था। शुरू शुरू में हम लोग को चैंपियनशिप का या गेम्स का इतना नॉलेज नहीं था। तो फिर इसके बाद बस ऐसे शुरू किया। फिर इसके बाद 99 में मैंने 98 में एशियन गेम्स के लिए जब क्वालिफाई हुआ, यहाँ पे कलकत्ता में हुआ था, तो परेश सर ही उस समय थे। तो मैं बहुत कम उम्र का था, तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि अरे ये अभी जूनियर लड़का है, पता नहीं एशियन गेम्स में परफॉर्मेंस कैसे करेगा, तो इसका सिलेक्शन हो सकता है कि दूसरी बार हो, या फिर जो सीनियर आर्चर्स हैं उनको रखें, इस तरह से बात चल रहा था। लेकिन परेश सर ने कहा कि नहीं, जो यहाँ पे अचीवमेंट किया है, टीम में घुस गया है और सिलेक्शन हुआ है, वही जाएंगे। तो इस तरह से मैंने पहला 98 एशियन गेम्स खेला। इसके बाद मैं 7 साल तक टीम में नहीं आ पाया, लेकिन हमेशा कैंप लगता था तो कलकत्ता में रहते, मैं 6 नंबर 7 नंबर में सिलेक्शन ट्रायल में रहता था, और ट्रायल के बाद हमेशा सोचता कि 5-6 नंबर में रहता हूँ। वैसे वो कब दिन आएगा जब मैं 1st 2nd 3rd में रहूँगा। तो सर ने हम लोग को बहुत मोटिवेट किया है, और हमेशा पॉजिटिव ही हम लोगों को मैसेज देते हैं। तो 2005 97 के बाद 2005 में एशियन ग्रैंड प्रिक्स इंडोनेशिया में होने वाला था, उस समय सिलेक्शन ट्रायल दिल्ली में हुआ। तब से मैंने दोबारा इंडिया टीम में एंट्री किया, और वहाँ पे मैंने फाइनल में भी पहुंचा। 7 साल के बाद टीम में आने के बाद फाइनल में पहुंचना तो कोई इतना उम्मीद भी नहीं कर सकता है। पहला टूर्नामेंट है, 7 साल के बाद फाइनल में पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे इतना उम्मीद नहीं, केवल पार्टिसिपेट हो जाएगा तो बहुत अच्छा। लेकिन मैंने पार्टिसिपेट किया, इसके बाद रैंक भी अच्छा लाया, और इंडिविजुअल ओलंपिक राउंड में मैं फाइनल पहुंचा। उस साल जूनियर एक आर्चर था कोरिया का, जो फाइनल में पहुंचा, और उस साल में उसने अपने लेवल का कोई भी टूर्नामेंट में हारा नहीं था। तो उसके साथ मेरा टूर्नामेंट फाइनल मैच था। तो सभी कुछ सुनने के लिए मिला था, अरे वो लड़का बहुत अच्छा प्लेयर है, वो फाइनल तो शायद वही जीतेगा, इस तरह से मैसेज आया था। तो फिर मैंने वो सब ध्यान नहीं दिया, वो अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूँगा, वो अपना टारगेट में शूटिंग करेगा और मैं अपने टारगेट शूटिंग करूँगा। तो इस तरह से हम लोग का मैच शुरू हो गया। जब मैच शुरू हो गया तो उन्होंने 10 मारा, मैं 10 मारा, उन्होंने एक्स मारा, मैंने एक्स मारा, उन्होंने 9 मारा, फिर मैंने 9 मारा। फिर इसके बाद हम लोग का शुरू से लेकर लास्ट तक टाई 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 हुआ। लास्ट में 3 शॉट होता था उस समय, पहली बार अगर शूट किया तो टाई होता है। तो उसने एक शूटिंग किया तो मैंने भी 10 शूट किया, मैं भी 10 शूट किया, और लास्ट में तीसरे राउंड में उसने 9 शूट किया और मैं भी 9 शूट किया। तो क्लोजर टू सेंटर में तुरंत उसका अंदर था, चैंपियन हुआ, और मैं सेकंड हुआ, वो गोल्ड मेडलिस्ट, मैं सिल्वर। फिर 2005 से कंटिन्यू टीम में आते गया, चाहे वो कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप, एशियन गेम्स, वर्ल्ड कप, कंटिन्यू कंटिन्यू आते गया, एशियन चैंपियनशिप, फिर वर्ल्ड कप, ओलंपिक, फिर कंटिन्यू मेडल आते गया, और मुझे इस दौरान अर्जुन अवार्ड भी मिला। तो जर्नी मेरा ऐसे था। और मेरा एक ही मैसेज है, सभी हमारे जो भी आर्चर्स हैं, ऑफिशियल हैं, पेरेंट्स हैं, तो बच्चे कभी कभी 1 साल 2 साल 3 साल हार जाते हैं, तो बोलते हैं कि नहीं अब तुमसे होगा नहीं, तुम नहीं कर पाओगे, अब तुम दूसरा कुछ कर लो। तो इस तरह से बच्चों को एक नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बस उनको मोटिवेट करना चाहिए कि किस चीज़ में कमी रहा उसको सुधारो और आगे बढ़ो। जब मैं 7 साल के बाद इंडिया टीम में आने के बाद मैं कंटिन्यू टीम में आ सकता हूं, तो आपके बच्चे भी जरूर आ सकते हैं। अभी तो फैसिलिटी बहुत है, अभी जो इक्विपमेंट वगैरह हमारे इंडिया में बहुत अवेलेबल है, तो आपके बच्चों का हमारे देश के लिए, फ्यूचर के लिए भविष्य बहुत अच्छा है। आप लोग उनको बिल्कुल साथ ना छोड़ें, उनके साथ में खड़े रहें। वंडरफुल सर। जैसे तू सर तो असली बात आजकल, ही नहीं बोला, जी सर। तू तो असली बात ही भूल गया। इन ओलंपिक क्वालिफिकेशन इन चाइना में हुआ था क्या, बीजिंग ओलंपिक का आगे? जी 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 सर, जी सर। हाँ? तो उस सर, जी सर, उस समय हम लोग गए थे एक ही आदमी सर। में तो एक ही लड़का लड़का क्वालिफाई हुआ। जी 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 एक सर। आगे से क्वालिफाई था दूल्हा, मोहम्मला और कौन, आंगा, आंगा। जी आंगा। सर, जी सर, लेकिन तू एक ही था, जी सर, और तू जी तो सर, मैं बता, सेकंड हुआ क्वालिफिकेशन राउंड में। अगर जी ये जी सर, मैं शूटिंग बताता हूँ। होता, जी ये सर, जी सर, शूटिंग होता
तू तो टॉप 4 में वो स्कोर लेके जाता, मेडल मिल जाता, तू जी साला सर। हार गया। हंस रहा हूँ। जी सर। जी सर। तो एशियन चैंपियनशिप 2007 जियांग में हो रहा था हम लोग का, वो ओलंपिक क्वालिफाई भी था और मैं रैंक में सेकंड में भी था। इसके बाद जब इंडिविजुअल मेडल मैच हुआ उस समय मैं सेमीफाइनल में 2 नंबर के लिए पर्क से हार गया था। और ब्रॉन्ज मेडल मैच जब हुआ तो मैंने बहुत अच्छा शूट किया। 120 में 120 पॉइंट में मैंने 116 शूट किया और ब्रॉन्ज मेडल भी लिया। इसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग का ओलंपिक क्वालिफिकेशन था, उसमें 3 सीट था, उसमें 3 सीट था पूरा एशिया में। तो जब हम लोग सेमीफाइनल पहुंचे, सेमीफाइनल में मैं, राहुल इंडोनेशिया का और शायद फिलीपींस का अर्चर था। तो मेरा राहुल का रहा मैच, उसमें से हम दोनों को जीत करके एक को जाना था तो मैं जीता। इसके बाद फाइनल में रहा, फाइनल में हम लोग ओलंपिक क्वालिफिकेशन फर्स्ट सीट के लिए खेल रहे थे। तो उसमें मैंने थोड़ा जो ब्रॉन्ज मेडल मैच खेला था जिसमें अच्छा स्कोर किया था उतना अच्छा स्कोर हो नहीं पाया। तो शायद मैं 1 नंबर के लिए मैंने 1 नंबर वाला बर्थ नहीं ले पाया, तो मैंने दूसरे नंबर वाला बर्थ लिया था, सेकेंड हुआ था। तो इस तरह से 2008 बीजिंग ओलंपिक के लिए मेरा क्वालिफाई हुआ था। लवली सर, लवली सर। अच्छा जैसे अच्छा अच्छा, और मैं तो आपको रोक रहा हूँ। और हाँ, उस समय मेरे ऊपर बहुत उम्मीद था सर को, क्योंकि उस साल मैंने बहुत ही अच्छा लगातार स्कोर कर रहा था और ओलंपिक में भी मेरा क्वालिफिकेशन राउंड में सेकंड रैंक था। फर्स्ट और सेकंड हम दोनों का पॉइंट बराबर था, लेकिन उनका क्लोजर टू सेंटर एक्स अधिक था, उसके वजह से फर्स्ट रैंक मेक्सिको का प्लेयर को मिला था और सेकंड रैंक मुझे मिला था। और उस रैंक के हिसाब से एक मेडल का उम्मीद मेरे ऊपर था, तो मैं उस समय मतलब वो मेडल दे नहीं पाया, तो मुझे भी बहुत दुख लगा। मैं इतना अच्छा फॉर्म में होने के बाद भी मैं दे नहीं पाया। सर कोई बात नहीं सर, इस बार नहीं तो अगली बार जरूर हो जाएगा। जी तो सर जैसे आप इस जनरेशन के आर्चर्स जो है झारखंड से या नागालैंड से, आप दोनों ही इंस्पायर कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन ऑफ आर्चर्स को। सर आपके टाइम पे जब आप लोग आर्चरी शुरू कर रहे थे तो आप किससे देख के इंस्पायर्ड हुए थे? आप आपका आइकॉन और आपके इंस्पिरेशन कौन थे ताकि जो आप आर्चरी में आए? देखिए, मैं तो सबसे पहले लिम्बा भैया के नाम सुना था, तो वो ऐसे सुना कि हाँ लिम्बा भैया ऐसे राजस्थान में एकदम बहुत गांव एरिया से हैं, तो वो अगर यहाँ पे ऐसे खेल सकते हैं तो आप लोग भी हैं ऐसे, तो आप लोग भी बहुत ही अच्छा खेल सकते हैं, आप लोग आगे बढ़ सकते हो। अगर अभी तीरंदाजी में आए हो और कदम रखे हो तो आप लोग कुछ अच्छा करके दिखाना है। और बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि हम इतने गांव से आए हैं, हम लोगों ने इतना कुछ देखा नहीं था, अभी फिर पता नहीं क्या होगा, इस तरह सोचना नहीं है, आगे बढ़ना है। तो लिम्बा भैया का हमेशा नाम मैं सुनता रहा, उनको देखता रहा, वो बहुत ही अच्छा शूटिंग करते हैं, तो उनको फॉलो करते थे। कभी उनका मन में शूटिंग लाइन में या उनको देखने से, बॉडी लैंग्वेज देखने से कभी भी उनको डर या प्रेशर का जो दिखता है, वो जो एक माहौल दिखता है, लिम्बा भैया को देख के कभी नहीं लगा कि वो कभी डरते हैं या फिर कभी नर्वस होते हैं, केवल अपने धुन में चलाए जाते हैं। तो ये चीज देख करके एकदम बिल्कुल हमें भी एक अच्छा रास्ता दिखा कि हम भी इनके जैसे बन सकते हैं, कर सकते हैं। तो बहुत कुछ हमने उनके जैसे कोशिश किया कॉपी करने के लिए, बाद में फिर धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते गए। मैम आप तो आपकी दीदी से Can देख I के take इंस्पायर्ड हुए। अपार्ट फ्रॉम योर दीदी, आप अगर किसी को देख के इंस्पायर्ड can हुए? I make a comment? Hello, Hindal, can I make a comment? यस सर, श्योर श्योर। Limba is the icon. If you could call it a tribal show, Limba is the icon, and Limba gave us the hope and admiration in Beijing Asian Championship. India, Limba got individual gold medal and team also got gold medal. All tribals, Limbaram, Samlal and Rajendra Guia. So, archery in Asia is not like football in Asia and football in Europe.
archery in Asia the world's best and led by Limba. Both individual and team gold was achieved by India, beating Korea, who is the world beater any day, anywhere. Is the day when our hope and aspiration started growing, and even that applies to arts. जैसे मंगल बोलता है, Limba is the icon of tribal archery. That means all product of SAG, Special Area Games. श्योर सर। मैम जो क्वेश्चन था आपको कि आप अपार्ट फ्रॉम योर दीदी किससे देख के इंस्पायर्ड हुई हैं, किससे देख के आपको बहुत इंस्पिरेशन मिला? हाँ, मैं कहेंगे कि मेरा बड़ी दीदी से इंस्पायर होकर मैं आर्चरी में आया, क्योंकि वो आर्चरी में शुरुआत में आया तो हमारा नागालैंड में कोई भी इतना अच्छा खिलाड़ी, मतलब नेशनल प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर कोई नहीं था। तो हफ्ता में एक बार न्यूज़पेपर में आते थे दीदी का फोटो, तो मैं उसको देखता था बचपन में ही। मैं भी एक दिन दीदी की तरह बनूंगी बोल के मेरा पापा को बताया था, तो पापा ने हाँ जरूर, दीदी अकेला है, दीदी के साथ देना बहुत जरूरी है करके। फिर मेरे दीदी के चलते मैं आर्चरी में आया। तो जब आर्चरी में आया तो फिर शुरुआत में तो थोड़ा दिक्कत होता, वो चलाने में, छोड़ने में हाथ लगता था। तो पहला दिन बिना रबर खींचे बहुत सीधा खींच के लगाया था, तो हाथ में पूरा दाग हो गया, पूरा काला खून जम गया। मगर रोया मैंने, तो दीदी ने बोला अगर जिंदगी में कुछ बनना है तो ये दर्द तो कुछ नहीं है, उससे ज्यादा दर्द फेस होना चाहिए बोला। तो मैं मेरा दिल में ये सोचा कि हाँ ये दीदी क्या बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा, मगर मैं कोशिश करूंगी बोल के कोशिश किया। फिर उसके बाद आके इंडिया कैंप में आके लिम्बा सर से मिला, तो हम लोग साथ में ही खुद खिला है। तो लिम्बा सर बहुत ही मेहनती वाला है और अपना काम जो है पूरा कंसंट्रेशन में अपना काम करता था, ज्यादा इधर उधर नहीं होता था। तो मगर सबसे उसका अच्छा है कि वो हमेशा एक फोकस, अपना फोकस बना के रहता है। तो उसको देख के बहुत कुछ सीखने के मिला। और हमारा सीनियर दुलादी है, तो दुलादी तिरादी और बहुत लोग सब अभी इसमें अभी सभी को नाम दे नहीं बता सकते, मगर बहुत सीनियर लोग से इंस्पायर होके आगे बढ़ा। लवली मैम। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि चक्रवुलू मैम एक आर्चर होने के साथ साथ नागालैंड पुलिस में एज अ डीएसपी कार्यरत है। तो मैम इस जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए कि फ्रॉम बो एंड एरो टू लाठी एंड खाकी, ये जो आपका जर्नी रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि आप कौन सा ज्यादा फैंसी करती हैं, ये पुलिस की नौकरी या आर्चरी? कैसे बताओ, जो अपना एक प्रोफेशन होता है उसके लिए मतलब शुरू से अपने प्रोफेशन को मतलब किस तरह हैंडल करना है वो हैंडल करके आ गया। मगर इस अलग दूसरा प्रोफेशन में अपने पर्सनल लाइफ में आएगा तो पुलिस का नौकरी भी इतना आसान नहीं है जितना आर्चरी में इतना मुश्किल से आगे बढ़ा, ये भी उतना ही मुश्किल है। तो मैं सभी से कहना चाहेंगे कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है, ये कहता है ना। तो हाँ बिल्कुल, अगर फ्यूचर में कुछ आगे बढ़ना है तो वो दर्द को सह के अपने आगे फ्यूचर के लिए बहुत आगे जाना पड़ता है। तो दोनों जर्नी मेरे लिए मुश्किल है। जब शादी नहीं किया था तो उस टाइम में तो दोनों जर्नी मतलब अपना प्रोफेशन को भी अच्छा से चला सकता है और अपना डिपार्टमेंट सर्विस को भी अपना अच्छा से चला सकता है। मगर अभी जब से शादी हुआ, बच्चा हुआ, तो अपना प्रोफेशन तो थोड़ा मुश्किल हो गया, दूर हो गया। मगर हमेशा अपना माइंड में रहता है कि आर्चरी तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर दूसरा बात अपना नौकरी, हर सुबह शाम सुबह 5 बजे उठ के फील्ड में जाना पड़ता है, फिर आके 8 बजे तैयार होके घर का काम करना पड़ता है, फिर उसके बाद 10 बजे ऑफिस में जाना, फिर उसके बाद शाम को 3 बजे ग्राउंड में जाना। तो अपना स्केड्यूल तो जैसे शुरुआत में आर्चरी में किया उतना ही अभी भी उतना ही बिजी रहता है। तो उसी लाइफ को एंजॉय करता हूँ, बहुत खुश हूँ उसकी लाइफ से भी।
लवली मैम, लवली, आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए। द नेक्स्ट हाँ क्वेश्चन मेरा आप दोनों से होगा। मंगल सर आप अगर पहले जवाब दें इसका, फिर मैम आप जवाब दीजिए कि आजकल जो है बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को फुटबॉल में, क्रिकेट में या बैडमिंटन जैसे ऐसे स्पोर्ट्स में ज्यादा ढकेल रहे हैं, या ऐसे एकेडमीज भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन आर्चरी एकेडमी या प्राइवेट कंपनी उतना आर्चरी को फंड नहीं कर रहा है, आर्चरी को से उनका कोई एकेडमी उठ के आ नहीं रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि पेरेंट्स को क्या आर्चरी के जैसे स्पोर्ट में कितना ज्यादा एक्सपोजर देना चाहिए बच्चों को? हाँ बिल्कुल, देखिए ये सवाल बहुत अच्छा है। अगर ये सवाल आप पूछते नहीं तो ये मैसेज हमारा सभी के पास पहुंचता नहीं। अभी फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन या जो अभी कुछ है गेम है जो इंडिया में फेमस है काफी, तो लोग अधिकतर उस तरफ फोकस करते हैं, उस वो वाला लाइन चुनते हैं। जैसे अगर बोलेंगे साइना नेहवाल ने मेडल लेके आया है, शूटिंग में हो गया, विजय हो गया, या फिर हमारा गगन नारंग हो गया, फिर इसके बाद अभिनव बिंद्रा और राजवर्धन सिंह राठौर सर हो गए, और कुछ गेम है ऐसे, तो लोग उसमें अधिक अपने बच्चों को देखना चाहते हैं। क्रिकेट में क्रिकेट एक ग्लैमर, और हमारे देश में क्रिकेट का बहुत ही अलग एक वो है, पहचान है। सभी क्रिकेटर को बहुत पसंद करते हैं। इसके बाद फुटबॉल हो गया। तो इस तरह से ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि बच्चे को मैं क्रिकेट में ही भेजूंगा, बैडमिंटन में भेजूंगा, फुटबॉल में भेजूंगा। तो पहले बच्चे को ये पूछना है, उसका पसंद देखना है कि बच्चा इंटरेस्ट किस में लेता है। जो जिसमें बच्चा इंटरेस्ट लेता है तो उसको वो खुशी खुशी करता है, तो उसी में उसको जो है सक्सेस मिलने का चांस अधिक रहता है। अगर आप जबरदस्ती बच्चे को ये गेम पेरेंट्स को पसंद है तो बच्चे को पसंद आएगा, ऐसी बात नहीं है। तो गेम बहुत जरूरी है। बच्चे को पहले गेम दिखाइए, और बच्चा कौन सा गेम में इंटरेस्ट लेता है तो वही वाला गेम बच्चे के लिए सही होगा। हम लोग अपने गेम का अधिक तारीफ करके कि बच्चे को आर्चरी में डालो, ऐसे नहीं। आपको आर्चरी, बैडमिंटन, लॉन्ग टेनिस, रेसलिंग, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, शूटिंग, स्विमिंग, चाहे जो भी हो, तो आपको बच्चे को जो इंटरेस्ट है उसमें, तो उसमें बच्चे को डालना चाहिए। और गेम में बच्चे को डालना बहुत जरूरी है। अगर बच्चा खेलता ही रहेगा तो उनके लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर हेल्थ अच्छा रहेगा तो बच्चा कोई भी काम करने के लिए वो सक्षम रहेगा, कोई भी काम वो एनर्जी के साथ में या खुशी से कर सकता है। अगर उनका बॉडी हो गया, अगर गेम में रहने से, एक्सरसाइज होते होते बॉडी भी फिट रहेगा, बॉडी फिट रहने से कुछ भी कर सकते हैं। अगर बॉडी फिट नहीं रहेगा तो आप कोई भी काम बच्चे से कराएंगे, वो या तो बीमार हो जाएगा या थक जाएगा। इस तरह से मतलब कुछ पावर के साथ में, एनर्जी के साथ में नहीं कर सकता है। तो बच्चे को गेम में डालना, आपको पढ़ाई के साथ साथ गेम में डालना बहुत जरूरी है। तो बच्चे को डिसीजन लेकर के आपको गेम में डालना, ये सबसे अच्छा और बड़ी बात है। मैम आप अगर आप कुछ इसमें ऐड करना चाहें। हाँ, अगर सबसे पहले अब मैं सभी इंडियन अपना माँ बाप को कहना चाहते हैं कि जो अपना बच्चा कोई भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो उसको मत रोके। स्पेशली आर्चरी बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, और वर्ल्ड लेवल में जाएगा तो बहुत ही स्पेशल गेम है। तो मैं सभी से इंडिया में सभी से माँ बाप से विनती करता हूँ कि अपने बच्चों को आर्चरी पे लाओ। ये जरूरी नहीं कि आर्चरी पे ही लाओ, दूसरा गेम जो बैडमिंटन है, बॉक्सिंग है, फुटबॉल है, टेबल टेनिस है, जो जितना सारे गेम है उसको लाके दिखाओ कि वो जिसमें इंटरेस्ट है, जिसमें वो अपना प्रोफेशन बन सकता है, तो उसको अपने बच्चों को लाइए स्पोर्ट्स में। जो जिस गेम को खेलना चाहता है उसी गेम को खिलवाइए। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ सभी इंडियन वालों को, मतलब कहना चाहता है कि अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में लाओ, और जितना माँ बाप अपना बच्चों को सपोर्ट, जितना सपोर्ट करेगा उतना ही आगे बढ़ेगा, और उतना ही इंडिया के लिए अच्छा काम करेगा, ये कहना चाह रहा हूँ। लवली मैम। तो ये आई होप हमारे जो दर्शक हैं उन तक ये मैसेज पहुंच गया होगा।